एक और नई सुबह, नया जोश, नई उमंग, नया उत्साह, कुछ नया करने की चाह, सामने एक नई राह, प्रगति के मार्ग पर बढ़ते कदम और एक बार फिर आमने सामने आप और हम। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपको ये हम बताना चाहेंगे कि आज का जो मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा बदावरी भैंस के बारे में। तो लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखें खबरें खेती की। IGFRI झांसी द्वारा त्रिशंकर घास का विकास, कपास में जड़ गलन एवं विगलन रोग का निदान, पशुपालकों द्वारा दूध वाले पशुओं की खुराक पर जोर और बहुवर्षीय घास लगाने के तरीके। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल रावल। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में गरीब एवं भूमिहीन किसानों की आमदनी में IGFRI झांसी द्वारा सिंचित एवं अर्ध सिंचित त्रिशंकर घास का विकास किया है। पेश है एक रिपोर्ट। हमारे पशुओं को सारे साल हरा चारा मिलता रहे, जिससे उनके दुग्ध उत्पादन में कमी आने ना पाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में वर्ष पर्यांत चारा उत्पादन पद्धति द्वारा त्रिशंकर घास का विकास किया है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों की काया पलट करने में कारगर साबित हो रही है। इस चारा पद्धति के बारे में संस्थान के वैज्ञानिक ने बताया। किसान भाइयों, सिंचित या अर्ध सिंचित दशाओं के लिए एक विशिष्ट प्रकार की घास आजकल हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं, जिसका नाम त्रिशंकर घास है। इस घास की मुख्य विशेषता यह है कि ये शंकर नेपियर या गिनी घास से कम पानी में बोई जा सकती है और इससे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इस घास को हम लोग वर्ष पर्यंत चारा उत्पादन पद्धति में भी लगाते हैं और इसको विशेषकर जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं या शुष्क क्षेत्र हैं, यदि वहाँ पर पानी की थोड़ी बहुत मात्रा उपलब्ध है तो वहाँ इसको लगाया जा सकता है। कपास की फसल को हमारे देश में व्हाइट गोल्ड के नाम से मशहूर है। किसान अपने भरपूर मेहनत द्वारा इसकी अधिक पैदावार लेने में कोई कमी नहीं रखते हैं। फिर भी इस फसल में कई रोग एवं बीमारियां लग जाती हैं, जिसके कारण इसकी पैदावार में कमी आ जाती है। इन बीमारियों को दूर करने में हमारे कृषि वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कपास एक नकदी फसल है, जिसमें आम फसल की तुलना में सबसे ज्यादा कीड़े एवं बीमारियां लगती हैं। कपास के मृदा जनित रोग, जड़ गलन एवं विगलन रोग नियंत्रण के लिए जैविक नियंत्रण द्वारा ही संभव है। ये रोग देसी कपास में ही होता है। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोड्रामा और सूडोमोनास द्वारा बीज उपचार करके दूर किया जा सकता है। इस ओर केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय स्टेशन सिरसा के वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए हैं। मृदा जनित रोग, जड़ गलन और विगलन कपास के महत्वपूर्ण रोग हैं। जड़ गलन, जो कि राइजोक्रोनिया सोलेनाई फफूंद से होता है, अमेरिकन और देसी कॉटन में आता है। जड़ विगलन रोग, जो कि फ्यूजेरियम स्पीसीज फफूंद से होता है और देसी कपास में ही आता है। वर्तमान में पर्यावरण सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और को अनुकूल परिस्थिति को देखते हुए जैविक नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इनके सफलतापूर्वक रोग नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का उपयोग किया जा सकता है। इन रोग नियंत्रण के लिए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। रोग नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास द्वारा बीज उपचार किया जा सकता है। बीज उपचार के लिए 2.5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा एंड सूडोमोनास प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचार करना चाहिए और मृदा उपचार 2.5 kg से लेकर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इसके उपयोग के लिए अच्छी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए किसान को ट्राइकोडर्मा एंड सूडोमोनास 100 किलो खाद में अच्छी तरह से मिलाकर उसमें पानी का छिड़काव करके 10 से 15 दिनों के लिए
ढककर छाया में रखना चाहिए। जड़ और पादप वृद्धि भी सहायक होता है। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास से पौधे में अत्यधिक उपज क्षमता होती है, साथ ही साथ रोग कारकों से लड़ने के लिए रोग रोधी क्षमता का भी विकास होता है। हमारे देश में 30% किसानों के जीवन का निर्वाह पशुधन पर निर्भर है। पशुओं से अधिक दूध लेने के लिए आवश्यक है कि पशुओं को सारे साल संतुलित आहार मिले। इस ओर हमारे पशुपालक विशेष जोर दे रहे हैं एवं अच्छा मुनाफा भी दूध द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। दुधारू पशुओं से सारे साल अच्छा दूध प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होता है कि उनको सारे साल संतुलित आहार मिले। बहुत से जागरूक पशुपालक इस ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं एवं अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वह सूखे चारे के साथ साथ हर मौसम के अनुसार हरा चारा, गाजर, कैल्शियम, तेल एवं गुड़ आदि खिलाकर पशुओं को स्वस्थ रखते हैं एवं स्वस्थ पशु ही अच्छा दूध देता है। मेरा नाम सुखदेव सिंह दवाना, जो मैं डेयरी का इंतजाम प्रबंध करता हूँ। डेयरी का दूध सुबह और शाम का 4200 लीटर होता है, जो डेयरी में काम आता है। हमारे पास मुर्रा नस्ल की मज्जां भी है, जो 22-23 लीटर दूध देती हैं 2 टाइम का। देसी गऊ, हरियाणवी नस्ल, राठी गऊ, जर्सी गऊ, HF सभी प्रकार के पशु हमारे पास है। जो दूध वाले पशु हैं उनकी खुराक एक दिन में 100 ग्राम कैल्शियम देते हैं, दूसरे दिन 100 ग्राम तेल देते हैं, तीसरे दिन आधा किलो गुड़ देते हैं। इनके अलावा हरा पट्ठा भी डालते हैं, सूखा भी देते हैं। ये हर एक पशु को गाजर भी डालते हैं मौके के अनुसार। सूखा चारा 7 किलो, 15 किलो हरा चारा 15 किलो देते हैं और गाजर भी डालते हैं 4 किलो 5 किलो के करीब एक पशु को। पशुओं को सारे साल खुराक में हरा चारा मिलता रहे, इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी द्वारा बहुवर्षीय घास लगाने के तरीके किसानों को बता रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। वर्तमान समय में पशुओं के लिए चारागाह खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में पशुओं के लिए जंगली घास चराई क्षेत्र भी कम होता जा रहा है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जंगली घास एवं बाजरे आदि फसलों के मिश्रण से बहुवर्षीय घासें तैयार कर ली हैं एवं वो किसानों को खेतों के मेड़ों पर लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे मेड़ पर सारे साल यह घास तैयार होती रहती है। इस बहुवर्षीय घास लगाने के तरीके के बारे में जानकारी दे रहे हैं IGFRI के वैज्ञानिक। बहुवर्षीय घासें होती हैं, उनको लगाने के 3 तरह के तरीके होते हैं। एक होता है सीधे बीज के द्वारा, दूसरा होता है आप बीज को नर्सरी बनाइए और उसके फिर ट्रांसप्लांट करिए, रोपने को जिसको बोलते हैं रोपाई करना, और तीसरा होता है जड़ को, कल्ले सहित जड़ों को डायरेक्ट जो है खेत में उसको रोपाई कर देना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा ये नेपियर हाइब्रिड बाजरा है इकफ्री नंबर 6, जिसको अभी इस खेत में हम बहुवर्षीय चारा के रूप में इसको लगाने जा रहे हैं। इसको लगाने का तरीका है कि ये इनके कल्ले जो होते हैं, इनके 2-2 कल्लों को आपको लेना है स्वस्थ, और उनको आपको लाइन से लाइन 1 मीटर और पौध से पौध 50 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको इसकी रोपाई करनी है। रोपाई करते हुए ये जरूर ध्यान रखना है कि इसकी जब आप रोपाई करें तो इसमें कम से कम 2 जोड़े जरूर हों, क्योंकि अगर मान लो आपने 2 एक ही लगाया तो एक आपको नुकसान मर सकता है। तो 2 रहने से फ़ायदा है कि एक मरेगा तो एक रहेगा, ऐसा होता नहीं है। अमूमन दोनों के दोनों जिंदा रहते हैं। और इसको लगाने के समय एक जरूर ध्यान रखना है कि इसको 45 डिग्री पर झुका के लगाना है। वो इसलिए झुका के लगाना है क्योंकि जब हम कोई पौधे को उखाड़े हैं जड़ से, अब उसको लगा रहे हैं, तो उसको उसकी उतनी ताकत नहीं रह जाती है। तो उसको जो ज़मीन से जड़ से जो नमी चाहिए और जो उर्वरक शक्ति चाहिए, उसको उतने पूरे हाइट तक नहीं जा पाता पूरे प्लांट को। इसलिए उसको झुका के लगाते हैं, जिससे उसको पूरा तत्व मिल सके, जिससे जल्दी से जल्दी वो अपना ट्रीडिंग शुरू कर सके। इसको लगाने के से फ़ायदे 2 तरह के हैं। पहले तो एक बुंदेलखंड एरिया में जानते हैं कि आप बहुत कम बारिश है, और बारिश है भी तो इस तरह का है कि इसके ज़मीन के अंदर 2 फीट से ज़्यादा 1 मीटर के अंदर सॉइल का स्टेटस है। तो यहाँ पर अगर आप पानी की कमी है तो कल्टीवेटेड अगर फाडर आप जिसको सिंचित फसल करते हैं, चारा फसलें, उसको उगाने की संभावनाएं बहुत कम है। तो हम किसान भाइयों को हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया कि भाई जहाँ पानी है तो ठीक है, कल्टीवेटेड फाडर हम ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर पानी की कमी है
वहाँ पे ये बहुवर्षीय घासें बहुत ही अच्छी उपयोगी साबित होगी। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश के अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। तमिलनाडु और पौंडीचेरी में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। केरल में, पूर्व मध्य प्रदेश में तथा पूर्व राजस्थान में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। जम्मू और कश्मीर के कुछ स्थानों पर बर्फ या वर्षा पड़ सकती है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हम लोग जब भी पशुपालन की बात करते हैं और पशुपालन में डेयरी उत्पादन की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो आता है संकर किस्म की गाय या भैंसों का। उन्हीं का जिक्र हम करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके अलावा हमारी देसी भैंसों की नस्ल में एक नस्ल है बदावरी, जिसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है और हमारे उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के किसान भाई बहन इसको सबसे ज़्यादा पालते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि धीरे धीरे ये प्रजाति कम होती जा रही है। इसके पुनर्जीवन के लिए और इसको संरक्षण देने के लिए हमारी भारत सरकार ने कई नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे हम इस प्रजाति को और बढ़ा सकते हैं, ख़त्म होने से बचा सकते हैं। वो कौन सी योजनाएं हैं, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में। बदावरी भैंस जो कि देसी नस्ल है एवं चंबल की सुस्त रानी के नाम से जानी जाती है, साथ ही उत्तर प्रदेश का गौरव भी कही जाती है क्योंकि इसके दूध में अधिक वसा पाई जाती है। इस प्रजाति का उद्भव कई वर्ष पहले हुआ था तथा यह बीहड़ों की विषम परिस्थितियों में भी कांटे वाली झाड़ियों को खाकर भी अपना गुजारा कर लेती है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से लगे मध्य प्रदेश के किसान बदावरी भैंसों को पालकर अपनी जीविका चलाते हैं। नहर सिंचाई के कारण देश में फसलों का उत्पादन बढ़ा तथा अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों को पालने का चलन शुरू हुआ। पिछले 3-4 दशकों में किसानों ने अधिक दूध उत्पादन के लिए मुर्रा भैंस का पालन शुरू किया। इसका परिणाम ये हुआ कि बदावरी भैंसों की संख्या में काफी कमी आ गई।
हमारे देश में भैंसों की 13 प्रमुख नस्लें हैं। भदावरी उनमें से एक प्रमुख नस्ल है। इस नस्ल की भैंसों के दूध में अत्यधिक वसा प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है। भदावरी भैंस में औसतन 8% वसा पाई जाती है, जो अलग अलग भैंसों में 6 से 14% तक हो सकती है। भदावरी भैंस के दूध में पाए जाने वाली वसा का प्रतिशत देश में पाए जाने वाली भैंस की किसी भी नस्ल से अधिक है। हमारे देश में भैंसों की लगभग 13 नस्लें हैं। भदावरी उनमें से एक है और इसकी खास बात यह है कि इसके दूध में वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए ये दुनिया में जानी जाती है। भदावरी मुख्यतया इटावा, भिंड, मुरैना, आगरा, झांसी, ललितपुर और जालौन क्षेत्रों में पाई जाती है। पहले इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी, लगभग 10-12 लाख से ऊपर होती थी। धीरे धीरे करके इसकी संख्या घटनी शुरू हुई और 2002 और 2003 में जब सर्वे करवाया गया तो ये पाया गया कि इस भैंसों की संख्या काफ़ी कम हो रही है और घटते घटते लगभग 1 लाख से नीचे आ गई है। इस भैंस की उपयोगिता को देखते हुए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में इस नस्ल के पशुओं में शोध कार्य हेतु पाला जा रहा है। इस परियोजना का नाम भदावरी भैंस संरक्षण एवं संवर्धन परियोजना के अंतर्गत भदावरी नस्ल के संरक्षण एवं सुधार हेतु उत्पन्न सांडों का विकास किया जा रहा है तथा उनका वीर्य हिमकरण करके उनको भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रजनन हेतु उच्च कोटि के सांड तथा उनका वीर्य किसानों को उपलब्ध कराना है। भारत सरकार ने एक परियोजना शुरू की इस भैंस के संरक्षण के लिए, जिससे कि इस नस्ल को ख़त्म होने से बचाया जा सके। सन 2001 में भदावरी भैंस परियोजना का शुभारंभ भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में हुआ। उसी साल परियोजना शुरू होने के उपरांत भदावरी नस्ल के जानवरों को इसके गृह क्षेत्र इटावा से खरीदा गया और उसके बाद उनको यहाँ पर रखा गया, उनको यहाँ पर पाला जा रहा है और इस परियोजना के तहत इस नस्ल के उन्नत नस्ल के सांड तैयार किए जा रहे हैं और वो सांड उन भैंसों से लिए जा रहे हैं जिनमें भैंसों में दुग्ध उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा हो और उसमें वसा की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा हो, जिससे कि दूध उत्पादन तो बढ़े ही बढ़े, साथ में उसकी वसा की मात्रा न कम होने पाए। इसका ध्यान में रखते हुए इस नस्ल में इनका चयन किया जा रहा है और साथ में उसके साथ उन भैंसों से पैदा हुए बच्चों को सांड बना करके और उसका वीर्य का संरक्षण करके उसको फील्ड में पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि इस नस्ल को बचाया जा सके। इस भदावरी नस्ल की भैंसें आगरा की बह तहसील, भिंड जिले के भिंड तथा अटेर तहसील, इटावा, औरैया तथा जालौन जिले में जमुना तथा चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ललितपुर और झांसी जनपदों में भी इस नस्ल के जानवर पाए गए हैं, हालांकि इनकी संख्या काफी कम है। भदावरी नस्ल की भैंसों का शारीरिक आकार मध्यम रंग, तांबिया तथा शरीर पर बाल कम होते हैं। टांगे छोटी और मजबूत होती हैं। घुटनों के नीचे का हिस्सा हल्के पीले सफेद रंग का होता है। गर्दन के निचले भाग पर 2 सफेद धारियां होती हैं, जिन्हें कंठमाला या जनेऊ कहते हैं। सींग तलवार के आकार के होते हैं। इस नस्ल के व्यासक पशुओं का औसतन भाग 300 से 400 किलोग्राम होता है। इस नस्ल की मुख्य विशेषताएं ये हैं। यह आकार में थोड़ा सा छोटी होती है, 300 से 400 किलोग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 450 किलोग्राम इसका वजन होता है, जबकि दूसरी नस्लों का वजन इसकी तुलना में 500 से 600 किलोग्राम होता है। तो ये बहुत सर्वविदित है कि जितना भी जानवर का आकार होगा उसकी भोजन की आवश्यकता कम होगी। तो इस नस्ल के भैंसों की, भदावरी भैंसों की भोजन की आवश्यकता जो है मुर्रा के तुलना में 20 से 30% कम होती है। साथ में इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं में से एक ये है कि इसका आकार छोटा होता है। इसके पैरों का जो आकार है शरीर के अनुपात में थोड़ा सा छोटा होता है, जिसकी वजह से इस जानवर को अंडुलेटेड ट्रोपोग्राफी, जिसको ऊंची नीची जगहों में भी चढ़ने में आसानी होती है। साथ में इसका जो खुर होता है काफ़ी हार्ड होता है, तो इसमें बरसात के मौसम में फुट राट की जो समस्या दूसरे भैंसों में आती है वो इसमें नहीं आती है। इस नस्ल की अन्य विशेषताओं में से यह है कि इसकी भैंसों में दूध का प्रतिशत 6 से लेकर के 14% तक होता है, जो अगर पूरे ब्यात का हम लोग औसत निकालें तो लगभग 8.5% के आसपास बढ़ता है, जो किसी भी नस्ल की दुनिया में पाई जाने वाली किसी भी भैंस की नस्ल से ज़्यादा है। और गांव में तो यहाँ तक लोग कहते हैं कि अगर इस भैंस जो जितना एक दिन में दूध दे रही है 8 दिन में उतना ही घी निकल जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई भैंस 6 लीटर दूध दे रही है एक दिन में, तो 8 या 9 दिन में उससे 6 किलो घी बनाया जा सकता है।
अगर इसको हम वर्कआउट करें तो ये परसेंट 10 से 12% के बीच में बैठता है। तो इस तरीके से ये सर्वविदित है और विश्वविख्यात है अपने फैट परसेंट के लिए। इसके अलावा जो इसकी पहचान है, इसमें साइज के साथ साथ इसके पैर छोटे होते हैं, मैं आपको बता चुका। इसके गले के नीचे 2 धारियाँ होती हैं जिनको हम चौरान बोलते हैं। पैरों में घुटनों से नीचे का भाग सफ़ेदी ली हुई होता है और सींग इसके हंसिए की तरह होते हैं। इसके अलावा इसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, डिजीज रेसिस्टेंस अच्छा होता है। बच्चों में मृत्यु दर काफ़ी कम है और हमारे फार्म में 2001 से अब तक जानवर पाले जा रहे हैं तो कभी भी मृत्यु दर ओवरऑल अगर हम निकालते हैं तो 5% से ऊपर नहीं गई है। काफ़ी हार्डी होते हैं और बहुत ही कम ध्यान में, बहुत ही एक कम इनपुट में इसको अच्छी तरीके से पाला जा सकता है। और ये नस्ल ख़ास तौर से उन क्षेत्रों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है जहाँ पर या तो दूध बेचना मुश्किल है या दूध का अच्छा भाव नहीं मिलता है। वहाँ पर किसान लोग इसको पाल करके, इससे अगर दूध का अच्छा भाव नहीं मिल रहा है तो इससे घी बना करके और घी को बेचेंगे तो एक तो रोज़ बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा महीने में एक बार जाकर के बेच सकते हैं। तो ख़ास तौर से दूरस्थ क्षेत्रों के लिए या वो क्षेत्र जहाँ पर दूध बेचने की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पालने के लिए ये नस्ल बहुत ही उपयुक्त नस्ल है। जब से इस परियोजना का शुभारंभ हुआ तब से अब तक में लगभग इस नस्ल के 50 सांड हम लोग अलग अलग एजेंसियों को दे चुके हैं, जहाँ पर उनका वीर्य संरक्षण किया जा रहा है और उस वीर्य को फील्ड में कृत्रिम गर्भाधान के लिए पहुँचाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे लगभग 20 सांड हमने बाइफ को दिए हैं जो वहाँ पर लोग उसका वीर्य संरक्षण कर रहे हैं और अब तक लगभग 6 लाख डोजेज वो लोग इसकी फ्रीज कर चुके हैं। 75,000 कृत्रिम गर्भाधान वो लोग फील्ड में करवा चुके हैं और लगभग 6,000 भदौरी के बच्चों का रिकॉर्ड वो पिछले साल तक करवा चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास भदौरी के सांड गए हुए हैं। भोपाल में भदभदा सेंटर में उनको रखा जा रहा है और वहाँ पर वीर्य संरक्षण करने के बाद उसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फील्ड में खास तौर से भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में इसका कृत्रिम गर्भाधान में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अतिरिक्त एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सलोन रायबरेली में भी हमारे यहाँ से सांड गए हुए हैं। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर जो NDDB का एक संस्थान है, वहाँ पर 3 सांड हमारे भदौरी के गए हुए हैं। वहाँ पर उनका वीर्य संरक्षण किया जा रहा है और उसको फील्ड में कृत्रिम गर्भाधान के लिए दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे यहाँ से भदौरी के सांड खरीदे हैं, उनको लखनऊ में रखा जा रहा है और उनको भी वीर्य संरक्षण करके फील्ड में प्रजनन के लिए दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मथुरा वेटरनरी यूनिवर्सिटी में भी हमारे यहाँ से भदौरी के सांड गए हुए हैं, उनका वीर्य संरक्षण वहाँ किया जा रहा है और उनको भी फील्ड में भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त ओरछा में महाराजा साहब हैं, जो भूतपूर्व महाराजा साहब हैं, उन्होंने भी भदौरी भैंस के संरक्षण में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। वो 2013 में 13 जानवर उन्होंने खरीदे थे। आज की तारीख में भदौरी के 45 जानवर उनके पास में हैं और उनको वो पाल रहे हैं और उनके अनुसार इस क्षेत्र के लिए, खासतौर से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए इस नस्ल के जानवर बहुत ही अच्छे उपयोगी साबित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के तहत हम लोगों ने इटावा के क्षेत्र में जो इसका गृह प्रवेश है, वहाँ पर इस परियोजना के अंतर्गत भदौरी का कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम 2013 से चालू किए हैं। सन 2013 में लगभग 3,000 कृत्रिम गर्भाधान किए गए थे, उससे 650 बच्चे उस साल रिकॉर्ड किए गए थे। 2014-15 में लगभग हम लोगों ने 4,500 कृत्रिम गर्भाधान किए हैं, उससे अब तक में 850 बच्चे रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और वर्तमान साल में 2015-16 में जनवरी के महीने तक में हम लोग लगभग 5,000 कृत्रिम गर्भाधान वहाँ पर करवा चुके हैं। तो इस तरीके से इसके कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम हमारा फील्ड में चल रहा है और जो इस नस्ल के संरक्षण के लिए दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और अब तक लगभग अगर हम टोटल बच्चों को जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसको करें तो लगभग 7-8 बच्चे अब तक रिकॉर्डिंग की जा चुकी है जो फील्ड में पैदा हो चुके हैं और यह कार्यक्रम आगे जारी है। इस नस्ल के पशु कठिन परिस्थितियों में रहने की क्षमता रखते हैं तथा अति गर्म और आर्द्र जलवायु में आराम से रह सकते हैं। नर पशु खेती के लिए, खास तौर से धान के खेतों के कार्य के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। इस नस्ल के पशु कई बीमारियों के प्रतिरोधी पाए गए हैं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC-ABC। AC-ABC? जी हाँ, AC-ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अब इसी के साथ ही हमारे आज के कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ जाता है, इसलिए हम आपसे आज्ञा लेंगे। लेकिन आज्ञा से पहले आपको बता दें कल के कार्यक्रम के बारे में। कल हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल महिला से जो मशरूम के उत्पादन में बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं। तो दीजिए अब इजाज़त, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।